वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 21 दिसंबर 2020 है, दिन है मंडे। अब्राहम लिंकन ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में धर्म क्या है वो समझाया है। व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड। हमें इस प्रैक्टिकल एक हमें ये एक्सपीरियंस, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आपको कभी ना कभी, मीन्स बहुत बार, लेकिन देन एज वेल आई एम सेइंग कभी ना कभी, जब भी आपने कुछ अच्छी चीज की हो आपको अच्छा फील हुआ होगा। याद करिए वो मोमेंट्स। और जब आपने कुछ गलत चीजें की, हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, और बाद में जब हम सोचते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, दैट वाज नॉट राइट। तो बेसिकली रिलीजियन जो है उसका जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो मीटर है वो हमारे अंदर ही है। उस मीटर को रीड करने के लिए, उसको समझने के लिए, क्या वो पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, राइट, इसके लिए आपको अपने आप को सुनना पड़ेगा, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है। और ये प्रैक्टिस से हो सकता है, राइट। जब भी कोई चीज़ करें, थिंक अबाउट इट। एक सेकंड के लिए रुक जाइए और पूछिए अपने आप को, जो मैंने किया क्या ये सही था? एम आई फीलिंग गुड अबाउट इट और बैड अबाउट इट? सिंपल इज दैट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक जुडिशरी और गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। देन हेल्थ केयर, विमेंस सेफ्टी। फिर 2 टॉपिक्स एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं, एप्पल कंपनी और विस्ट्रॉन। और लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मीडिया के लिए उठाए हैं, राइट। विल टॉक अबाउट इट। बिग क्रिसमस सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। द राइट कॉल। आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, एक जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट करने का आदेश दिया। और ये जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसमें ये कहा गया था कि जो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब की जो सरकार है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन कर रही है या नहीं, क्या राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट डू इट, आप इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि कोर्ट जो है वो ये तय नहीं कर सकती कि क्या एक राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं। ये एक प्रकार का जुडिशियल ओवररीच है। जुडिशियल ओवररीच यानी कि आपका जो दायरा है उसके बाहर की चीजें भी आप अब अपने हाथों में ले रहे हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, आपको याद होगा, हमने इस चीज को डिस्कस भी किया था कि जगन मोहन रेड्डी ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस का नाम जो है वो सीजेआई को एक पत्र में लिखा था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पर गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी एक टसल चल रही है। और ये जो हाई कोर्ट की एक्शन है उससे ये लगता है कि शायद उनका जो पत्र, मीन्स उन्होंने जो पत्र लिखा था सीजेआई को, आई थिंक इसके ऊपर एक इंक्वायरी सीजेआई को कंडक्ट करवानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश मीन्स कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं एसआर बोमाई केस के बारे में, राइट। और हमें पता है कि अगर किसी स्टेट में कोई इश्यू चल रहा है, किसी स्टेट में अगर ऐसा लगता है, वहाँ के गवर्नर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार जो है वो चल नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, तो वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, या फिर आप कह सकते हैं इन रियल टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा इसके बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 356 के तहत होती हैं और ये जुडिशियरी नहीं लेकिन एग्जीक्यूटिव तय करते हैं। एसआर बोमाई केस एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें 9 जजेस वाली एक बेंच ने ये बताया था कि ये तय करने का काम जो है आर्टिकल 356 लगाना या फिर इम्प्लीमेंट करना जो है प्रेसिडेंट विल डिसाइड। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप ऐसा करें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दोनों जो हाउसेस हैं उसमें से ये चीज़ इसको अप्रूवल मिलना चाहिए और
फ्यूचर में अगर जुडिशरी को लगता है या फिर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत चीज़ हुई है तो जुडिशियल रिव्यू भी इसका हो सकता है, ऐसा एसआर बोमाई केस में क्लियरली 9 मेंबर वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बताया था। तो इतनी सिंपल चीज़ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को क्यों पता नहीं थी, दैट इज़ ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बट एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है और जैसे मैंने आपको बताया जो सीजीआई को पत्र लिखा था चीफ मिनिस्टर ने, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, इसके ऊपर आई थिंक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ डियर फ्रेंड्स आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। डियर फ्रेंड्स हेल्थ केयर के बारे में इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है। आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो आर्टिकल है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। हमारे देश में हेल्थ केयर की बात करें तो 70% प्राइवेट है, 30% पब्लिक है। पब्लिक जो है उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे देश में 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है, ना तो उनके पास ज़मीन है, ना तो उनके पास कैश है, ना तो उनके पास इंश्योरेंस है कि वो हेल्थ केयर को, अच्छी हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकें। और 62% जितने जो भी, अगर 100 रुपये टोटल हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च हुए तो 62 रुपीज़ जो हैं वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, यानी कि कोई बीमार हो गया आपके परिवार में से और आपके जेब में आपकी सेविंग जो है उसमें से आपको पैसे देने पड़ते हैं। हमारा देश 1.13%, हमारी जीडीपी का 1.13% जो है वो हेल्थ केयर के लिए खर्च करता है। ये खर्च शब्द इसलिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, राइट। जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है, डैमेज ना हो उसके लिए चीज़ों को हम कंडक्ट नहीं करते। पूरा हमारा जो अप्रोच है, राइट, हमारा पूरा अप्रोच हेल्थ की बात जब आती है तो एक रिएक्टिव अप्रोच है। जब बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, इज़न्ट इट? ऐसी चीज़ें हम नहीं करते जिससे हम बीमार कम पड़े या फिर बीमार ना पड़े। इसके लिए एक हेल्थ का पूरा एनवायरनमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, गांव में तो ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे शहरों में आप देखें छोटे छोटे ऐसे गार्डन्स बना दिए हैं, सो कॉल्ड। बड़े शहरों में कुछ होंगे ऐसे, वरना आप देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे ऐसे गार्डन्स हैं, राइट। चलो बेटर देन नथिंग, बट वॉकिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, लोग एक्सरसाइज करें, राइट, हेल्थी खाना खाएं। हर जगह पर केमिकल वाला खाना, दूध में मिलावट एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। फिर आप 10% भी आपकी जीडीपी का खर्च कर दीजिए, इट डजेंट मैटर। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। आपका देश अगर 5% जीडीपी का 5% हेल्थ में इन्वेस्ट करता है और खाने पीने की चीज़ें, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आपके देश में, ये सारी पानी स्वच्छ नहीं है, तो क्या ये 5% भी पर्याप्त होंगे? नहीं। ऊपर से डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मिडवाइफ्स की शॉर्टेज है, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी। द फैक्ट इज 85% ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड हाई कॉस्ट। 85% हमारे देश की ऐसी पॉपुलेशन है जिनको हाई कॉस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स ये इन्फोग्राफिक में दिए गए हैं, मैंने खास करके इसलिए इस फोटो को यहाँ पर ऐड किया है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 12 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत हैं, लेकिन 1.27 करोड़ लोगों ने ही इसका फ़ायदा या फिर इसको इनका एडवांटेज मिला है। इंश्योरेंस के बारे में आप जानते ही हैं, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर इज ड्रिवन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इज ड्रिवन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल। तो प्राइवेट सेक्टर कोई हॉस्पिटल खोलेगा, प्राइवेट सेक्टर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बनाना जो है वो उनका एक लक्ष्य होगा और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाना कि लोगों का खून चूसा जाए। आपके पास इंश्योरेंस है तो क्या हाँ है, कितने रुपए का है तो क्या 10 लाख रुपए का है, ओके ठीक है। आपकी जो ट्रीटमेंट है वो 2 लाख में ख़त्म हो सकती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कई ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आपका बिल जो है 5 लाख 6 लाख तक करेगी। वो आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकने को कहेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाएगी एंड थिंग्स, तो आपका ओवरऑल जो है इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा पैसे लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका प्रीमियम बढ़ा देगी,
हमें लगता है कि हमारे पास तो इंश्योरेंस है, हम वहाँ पर हैं 6 लाख का। बहुत सारे लोग बहुत ही बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस है, हम एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहे, सिर्फ 2,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये ही पे किए, टोटल खर्च था 5 लाख रुपये। कितने स्मार्ट हैं हम, हमने 5,000 रुपये में सारी चीज़ें कर ली, और इंश्योरेंस प्रीमियम था 15,000। तो मैं बीमार हुआ, 5 लाख का खर्च हुआ, मैंने टोटल कितने पे किए, 20,000। लेकिन फिर धीरे धीरे आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें फ़ायदा जो है वो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज करती है। बीच में अगेन एक बिग पिक्चर देखे तो कस्टमर या फिर जो पेशेंट है वो फंस जाता है। फिर कंजम्पशन इज़ हाई। कंजम्पशन इज़ हाई, यहाँ पर क्या है कि सप्लायर्स जो हैं, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं या हॉस्पिटल्स जो हैं, वो चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं। ये टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट चाहिए, अच्छा उस डॉक्टर के पास गए थे, नहीं आप ये करवा लीजिए टेस्ट। वहाँ पर एक डॉक्टर ने कोई और टेस्ट करवाया, कहीं और जगह पर जाएंगे तो कहीं और टेस्ट। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है, इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स के फैक्ट देखें, 80-20 रूल पर हमारा देश चलता है। 20% ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में मॉडर्न हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं। कितने भी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल क्यों ना हो, दे विल ईजिली अफोर्ड इट, राइट। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 लाख, 1 करोड़, इट्स ओके। 40% ऐसे हैं जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते, मीन्स दे आर नॉट केपेबल, बहुत ही गरीब लोग हैं। और 40% ऐसे लोग हैं जो नॉन पुअर हैं, फिलहाल जब तक हॉस्पिटल का खर्च नहीं है तब तक वो एक यू कैन से एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, राइट, अपनी मिडिल क्लास फॉर एग्जांपल। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी आई घर में, उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी या फिर कुछ ना कुछ घर बेचना पड़ा, और फिर वो गरीबी की रेखा में आ जाता है। हमारे देश में हर साल लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है 70 मिलियन यानी कि कितने हुए, 1,010,00,000, 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोग। पहले ये 6.2 या समथिंग था, अब 7 करोड़ लोग जो हैं वो हर साल गरीब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। फिर कुछ टाइम पहले हमने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात की थी, एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड इम्यूनिटी। हमारे देश में एक बहुत ही कोविड-19 और इन सारी चीज़ों से भी एक बड़ा खतरा है हमारे देश में। फ्यूचर में शायद भगवान ना करे हमें ये देखना पड़े, लेकिन इट इज़ ए रियलिटी। जो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हमारे देश में कंज्यूम की जाती है, तो ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है, कभी भी ये फट सकता है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो फर्स्ट स्टेज पर ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति को अच्छी फैसिलिटी मिल गई तो फिर उसका स्टेज 2 और 3 होगा ही नहीं, यहाँ पर ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा नर्सेस चाहिए, ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। और अगेन हेल्थ के बारे में फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके देश में हर एक जगह पर अच्छी हॉस्पिटल्स, अच्छे क्लिनिक्स, अच्छे नर्सेस, अच्छे डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। क्या आपके देश में स्वच्छ हवा है, क्या आपके देश में स्वच्छ पानी है, क्या आपके देश में स्वच्छ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, मिलावट के बिना की चीज़ें मिलती हैं? तो ये अगर चीज़ें होगी तब जाकर उसके बाद अगर कोई बीमारियां होती हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके सामने हम लड़ सकते हैं फैसिलिटीज़ के माध्यम से। लेकिन जानबूझकर हमारी हरकतों की वजह से अगर बीमारियां हो रही हैं, राइट, तो फिर आप कितने भी पैसे खर्च करें, कितने भी अच्छे डॉक्टर्स पैदा क्यों ना करें, कुछ नहीं होगा। मूविंग ऑन, लूजिंग द प्लॉट ऑन विमेंस सेफ्टी। जब भी महिलाओं के सेफ्टी की बात आती है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारे लॉज कौन बनाते हैं, पुरुष, राइट। जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए, सबसे ज़्यादा, राइट, महिलाएं का एक्सीडेंट में मरने का आंकड़ा देख लीजिएगा आप, महिलाओं का बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर या फिर गिर गए, कुछ भी स्लिप एंड ट्रिप के आंकड़े देख लीजिए, जल कर उनकी मृत्यु हुई है या फिर उनके शरीर को कोई नुकसान हुआ, सारी चीज़ें जितने भी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। और अभी नहीं, इतिहास से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा महिलाओं को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो पुरुष ने। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, महिलाओं की सेफ्टी के लॉज कौन बनाता है?
मेल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है कंसल्टेशन का। ज़्यादा महिलाएं जो हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ी लिखी महिलाएं, एक जज हों, एक पुलिस ऑफिसर हों, एक एनजीओ में काम करने वाली महिला, एक टीचर, एक माँ, एक बहन, ऐसी एक पैनल मेरा मानना है होनी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करें। हमारे देश में क्या है, जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज। अच्छा लगता है ना, फांसी की सज़ा मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी रियलिटीज़ भी हैं। रियलिटीज़ ये हैं डियर फ्रेंड्स कि एक तो सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है, क्या फांसी की सज़ा कोई नई चीज़ है? ऑफ कोर्स नो। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं, दे डोंट केयर अबाउट फांसी। वो इतने डिस्टर्ब्ड हैं अपने दिमाग में, उनकी ऐसी दुनिया है, उन्होंने एक ऐसा मीन्स ऐसे साइको हैं कि फांसी उनके लिए कोई इट्स वेरी इजी कि मर जाएंगे, दैट्स इट, फिनिश, गेम ओवर, दे डोंट केयर। दूसरी चीज, क्या सिर्फ लॉ, बहुत सारी चीजें मीन्स प्रैक्टिकली सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, कितने सारे अधिकार और कितनी सारी बातें बताई गई। कैन यू एंजॉय ऑल ऑफ दोज राइट्स फ्रीली? क्या आप सारे राइट्स एंजॉय कर पाते हैं? ऑफ कोर्स नो। एक डेवलपिंग देश में तो आई वुड से नो। इनफैक्ट बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो विदाउट ए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई, पहले तो क्राइम ना हो उसके लिए सेफ्टी कैसे हो सकती है? जहां पर आपके लेट्स से सीसीटीवी है या फिर पुलिस प्रोटेक्शन है इतना अच्छा, महिलाओं को और क्रिमिनल्स को भी पता होना चाहिए कि अगर महिलाएं पुलिस के पास गई तो उनको 100% मदद मिलेगी, ऐसा एनवायरनमेंट। और फिर अगर केस फाइल हो गया तो फिर जल्द से जल्द, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी, जल्द से जल्द जो है वो न्याय जो है वो डिलीवर किया जाएगा और सज़ा हो सकती है। ये चीज़ जब तक नहीं है, और ये सारी चीज़ें, जुडिशियरी, इन्वेस्टिगेशन राइट, फिर ये सारी चीज़ों को करने के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फोरेंसिक साइंस, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं करेगी तब तक ये चीज़ें बदलेगी नहीं। फिर ज़्यादातर जो इस प्रकार के केसेस होते हैं वो क्लोज डोर में होते हैं, तो विटनेसेस की भी काफ़ी खामी होती है। दूसरी चीज़ कि डेथ पेनल्टी के टाइम पर ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जो रेप्स और सेक्सुअल असॉल्ट है वो नज़दीक के लोग ही कोई ना कोई होते हैं, रिलेटिव्स। तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग कहेंगे कि अगर मिस्टर एक्स ने ये आपके साथ किया तो उनकी पत्नी जो है मिसेस या फिर मिस वाई, उनके बच्चों के बारे में सोचिए, अगर उनके डैडी को ये हो जाएगा तो उनको क्या होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। इट मे साउंड सिक, लेकिन ये रियलिटी है। दूसरी चीज़, जजेस जो हैं वो भी कई बार ऐसे जजेस होते हैं जो फांसी की सज़ा देने से दे डोंट लाइक इट। उनको ये लगता है कि किसी की हत्या जो है, किसी को फांसी देना जो है वो ऊपर वाले का काम है, मृत्यु और जीवन हमारा काम नहीं है, हम जजेस हैं, हम भी इंसान हैं। तो ऐसी कोई पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी जिसमें, तो ऐसे केसेस से बहुत सारे जजेस भी बचते हैं। फिर ये नया लॉ जो है वो कहता है कि सारी चीज़ें, ये इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में और ट्रायल्स 30 दिन में और अपील 45 डेज में। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स लाइक आपको रेस तो जितनी है राइट, आप क्या करते हैं कि हर बार आप रेस हार जाते हैं और फिर रेस जीतने के लिए आप नए ड्राइवर को लेकर आते हैं कि ये है एक नया ड्राइवर, बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, बहुत ही ये वो, लेकिन उस ड्राइवर को आप देते हैं एक बहुत ही पुरानी कार जिसका बैलेंसिंग नहीं है, जिस कार में इंजन के इश्यूज हैं, और फिर आप रेस जीतना चाहते हैं। तो जस्ट ड्राइवर चेंज, इसी प्रकार से नए नए लॉज से कुछ नहीं होगा। आपको एक अच्छी कार चाहिए, अच्छी कार और अच्छा ड्राइवर और एक अच्छा रोड होना चाहिए, तब जाकर आप रेस जीत पाएंगे। तो अच्छी बात है कि महाराष्ट्र, कुछ लोगों ने विरोध किया और अब महाराष्ट्र सरकार ने इसको जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया है, इस लॉ को, इस बेसिकली इस ड्राफ्ट को। एंड आई एम श्योर ये कमेटी जो है ये
इसको और रिफाइन करके अच्छा कानून बनाएगी। फिर विस्ट्रॉन में क्या हुआ आपको पता है, बेंगलुरु में जो आईफोन बनाने का जो प्लांट है, जो आईफोन बनाती है, एक ताइवान की कंपनी है विस्ट्रॉन। बताइए ताइवान जो है उसके कैपिटल का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई ये, क्योंकि एप्पल जो है, एप्पल एक ब्रांड है और एप्पल के फ़ोन्स, ये ताइवानीज सप्लायर्स विस्ट्रॉन का एक प्लांट है कर्नाटका में, और यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। अब तोड़फोड़ के पीछे का मेन जो रीज़न है वो ये है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि उनको ओवरड्यू या फिर जो उनका पेमेंट है वो टाइम पर नहीं मिला। जो जो एक्स्ट्रा वर्क उन्होंने किया ओवर टाइम पे, ओटी, वो उनको टाइम पर नहीं मिला। स्टार्टिंग में विस्ट्रॉन ने यह बताया कि ये तोड़फोड़ की वजह से 12 दिसंबर को जो तोड़फोड़ हुई तो इसकी वजह से 437 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद ये विस्ट्रॉन जो हैं ये अपना स्टेटमेंट बदल लिया और स्टार्टिंग में विक्टिम का कार्ड प्ले कर रही थी कि ये लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा किया एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन बाद में फिर कहा कि 437 नहीं 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस कंपनी ने, विस्ट्रॉन ने, अपने एक टॉप ऑफिशियल को, एक वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति टाइम पर डिसीजन लेता, अगर कुछ 1300 जितने और रेगुलर स्टाफ हैं और 8000 जितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं उनको टाइम पर अपने पैसे नहीं मिले। उन्होंने बार बार डिमांड की, लेकिन ये चीज़ उनको अगर आप पैसे नहीं देंगे देन यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जब पैसे नहीं देते, ऐसा नहीं है पैसे नहीं दिया जाते, ये तो सिर्फ सरफेस लेवल पर है। रियलिटी में एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, आपको बहुत ही ख़राब ट्रीट किया जाता है। आई कैन इमेजिन कि ऐसी कंपनी में आपको किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती होगी। लोगों को, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को एक बहुत ही दे ट्रीट पीपल लाइक एनिमल, ऐसी ट्रीटमेंट शायद मिलती होगी। आईफोन कंपनी, ये जो एप्पल कंपनी है, एप्पल ने ये बता दिया है कि अब हम आपसे कोई भी नया ऑर्डर आपको प्लेस नहीं करेंगे विस्ट्रॉन को, सब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, जब तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते हैं। कुछ लिस्ट दिया है, ये सारी चीज़ें जब टिक नहीं होगी तब तक आपको नए फ़ोन बनाने के ऑर्डर्स हम नहीं देंगे। सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि एप्पल, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ी ब्रांड है और एप्पल का प्रोडक्शन आपके देश में हो रहा है, तो ये माना जाता है कि आपके देश में तो ये कैपेबिलिटी है कि आप हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। एक ऐसी इमेज है, रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी ये है कि हमारी यहाँ पर असेंबलिंग होती है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर पैदा नहीं होते हैं। चाइना के बारे में अगर कहूँ मैं आपको, तो एक $700 का आईफोन जब चाइना बनाता है, वहाँ पर असेंबलिंग होती है, तो चाइना को पता है कितने रुपए मिलते हैं उसमें से? सिर्फ $12। तो लगता यह है कि सारे आईफोन्स चाइना में बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर असेंबल हो रहे हैं। $700 का फ़ोन और आपके देश को सिर्फ $12 का फ़ायदा हो रहा है। चलो, इट्स नॉट बैड, फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ आपके देश में ही प्रोड्यूस होती, आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को पैदा करते, तो शायद एक $700 के फ़ोन में आपके देश को $100 का फ़ायदा होता। आई एम जस्ट टेलिंग, राइट। तो ये एक चीज़ भारत को समझनी होगी एक डीपर लेवल तक, लेकिन सरफेस लेवल पर लोग यही मानते हैं कि अगर इस देश में एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा जो आर्टिकल है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि एक तरफ हम हमारे देश को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, एक शोकेस कंपनी में, जिसके माध्यम से हम दूसरे प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी कंपनी में ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो दूसरी कंपनीज में किस प्रकार के इश्यूज चल रहे होंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन। अभी कुछ ही टाइम पहले सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो 10 की सेक्टर्स में ऐड की, 10 की सेक्टर्स को इसके तहत ले लिया है कि इनमें यहाँ पर ये सेक्टर्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, लॉकडाउन और उसके बाद के टाइम पर जो लेबर कोड्स हैं उसमें भी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, और अब देखना ये होगा कि ये जो लेबर लॉज में बदलाव किए हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है, खास करके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको, जो आपको काम देते हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके पक्ष में कुछ ऑफ कोर्स एक बैलेंस्ड होना चाहिए। आज तक ऐसा था कि बहुत स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज थे,
तो कंपनीज जो हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी। कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, लेकिन इसी के साथ साथ जो मज़दूर हैं उनके हित के बारे में भी लॉज जो हैं वो सोचे और होने चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक डार्क रियलिटी है टू बी ऑनेस्ट, राइट। बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे देश में मज़दूरों को नहीं मिलते हैं। दैट इज़ अ डार्क रियलिटी। ऑन मीडिया, द वाइस प्रेसिडेंट स्पीक्स अप। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है। ये है कि जो प्रिंट मीडिया है वो डिजिटल मीडियम धीरे धीरे होती जा रही है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आपके घर तक नहीं पहुंचता है तो आप ऑनलाइन जो ई पेपर हैं, द हिंदू ई पेपर, आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। पेमेंट कर दीजिए, आपको हर रोज़ नया पेपर जो है वो ऑनलाइन आप देख पाएंगे, PDF, राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल गूगल न्यूज़ एंड अदर कंपनीज, व्हाट दे डू इज, सोशल मीडिया जायंट्स जो हैं ये प्रिंट मीडिया सारा डेटा और सारी रिसर्च करके चीज़ों को कलेक्ट करती हैं, और सोशल मीडिया जायंट्स जो हैं वो इस डेटा को थोड़ा बहुत चेंज करके लोगों के सामने रख देते हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दुनिया के दूसरे देशों में, जैसे कि यूरोप में ये बात चल रही है रेवेन्यू शेयरिंग, कि अगर आपने गूगल न्यूज़ जो हैं, अगर आपने लेट्स से द गार्डियन न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल जो है उसके आधार पर अगर आपने कोई आर्टिकल बनाया है या फिर लिखा है, तो आपको जो रेवेन्यू होता है तो ये रेवेन्यू आपको प्रिंट मीडिया के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि ये जायंट्स पैसे कमाते हैं, लेकिन इन कंपनीज को जो प्रिंट मीडिया है उनको पैसे नहीं मिलते, तो ये चीज़ खत्म होगी। दूसरी चीज़, गुड क्वालिटी ऑफ न्यूज़ आइटम्स भी हमारे सामने रहेगी, क्योंकि जो गूगल और ये हैं इनकी एक्सपर्टीज़ ये नहीं है कि वो न्यूज़ कलेक्ट करें, राइट। वो न्यूज़ को अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जाना और ये सारी जर्नलिस्ट का जो काम है वो जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं। द इश्यू हियर इज़ नॉट अबाउट प्रॉफिट और लॉस। ये सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, प्रिंसिपल की बात है, राइट। कि आप दूसरों के बनाए हुए आइटम में से आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और आप कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेट की शुरुआत की है। और ये एक और चीज़ है कि एक हाईएस्ट लेवल पर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर अब सरकार मानने लगी है कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, या फिर ओवरऑल के सोशल मीडिया कंपनीज, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। वो उनके ऊपर भी, मीडिया हाउसेस के ऊपर जिस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर भी लगाने चाहिए। तो इट्स अ गुड स्टार्ट, आई वुड से। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स, राइट, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग क्रिसमस सेल। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आज जो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, राइट। और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू विथ इंग्लिश वर्जन, उसके बाद द डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।